हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है वर्ब, जो कि हमारे सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना वर्ब का सेंटेंस संभव नहीं है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, बिना गाड़ी का जिस तरह इंजन चलता है, बिना गाड़ी का इंजन का गाड़ी चलना संभव मुमकिन है, उसी तरह बिना सब्जेक्ट का बिना वर्ब का सब्जेक्ट यानी कि वाक्य बनना मुमकिन है। तो ये एक इंजन के तरह कार्य करता है। ये जो हमारा वर्ब है, ये वर्ब हमारे सेंटेंस में एक इंजन के तरह कार्य करता है, समझ लीजिए। तो आज जानते हैं हम वर्ब के बारे में, पूरी की पूरी जानकारी हम जानेंगे। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या वर्ब का उपयोग होता है, कहाँ वर्ब का उपयोग होता है, कैसे उपयोग करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम इसी वीडियो में लेंगे। आप हमारे साथ आरंभ से लेकर अंत तक जुड़े रहें। जो हमारे चैनल पर नए आए हुए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपनी ओर चलते हैं। कहता है वर्ब, सिंपल सी बात, वर्ब क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। ठीक, गाँव घर वाला क्रिया श्राद्ध वाली बात नहीं समझिएगा, या काम वाली क्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग। गाँव घर में लोग कहता है बाप क्रिया, माई क्रिया, दादा क्रिया, इन सारी क्रियाओं की नहीं, या काम वाली क्रिया की बात करते हैं हम लोग। किस क्रिया की बात करते हैं? काम वाला क्रिया की बात करते हैं। तो जानते हैं हम क्रिया का डिफिनेशन, वर्ब की डिफिनेशन समझते हैं। अब देखिए, ये इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी हम लोग लिखे, हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखे। तो इतनी सी बात समझिए कि जिस तरह सोना 24 कैरेट का होता है, उसका आभूषण नहीं बनता है, उसी तरह इंग्लिश को मजबूत करने के लिए, उसमें सोने में मजबूत करने के लिए उसमें हम लोग अधातु मिलाते हैं, तब वजह कर उसे कोई आभूषण बनता है। तो उसी तरह इंग्लिश को मजबूत करने के लिए हम लोग उसमें हिंदी मिलावट करते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात समझिए, हिंदी में डिफिनेशन लिखे, हम हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, कहते हैं वर्ब यानी जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। कहते हैं वाक्य के वो शब्द जो हमें सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। आप सब्जेक्ट, यदि वर्ब सब्जेक्ट की बात आई तो हम सब्जेक्ट पर चर्चा ही कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है, इधर थोड़ी सी हम चर्चाएं बगल में करते हैं सब्जेक्ट पर। कहता है कि कर्ता, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं। यानी कर्ता मतलब जो काम करने वाला होता है। क्या होता है? जो वाक्य में काम करने वाला होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो काम करता है, काम करने वाला। किसी भी वाक्य को बनने के लिए, किसी भी वाक्य को बनने के लिए उसमें तीन चीज आवश्यक होती है। सबसे पहले हम लोग होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब तो हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। एस मतलब, एस का फुल फॉर्म हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट को एस लिखते हैं। तो एस मतलब क्या? सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता, यानी जो वाक्य में काम करता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का तो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बच्चे। तो जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया करने वाला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात, जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में कहे तो कर्ता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता, काम करने वाला। फिर से समझिए, कहता वर्ब यानी क्रिया, वाक्य के वो शब्द जो हमें सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य, जस्ट समझाए, कर्ता द्वारा किए गए, कर्ता द्वारा काम करने वाला द्वारा किए गए कार्य कहिए, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं। क्या बताता है? वर्ब का डेफिनेशन है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य की स्थिति या अवस्था, उसके कार्य को जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कहता है सब्जेक्ट यानी जिसको वाक्य यानी कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट क्या कर रहा है या नहीं, या सब्जेक्ट किस अवस्था में है, ये हमें उस वाक्य की वर्ब क्रिया को देखकर ही पता लगता है। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के कभी नहीं हो सकता है। यानी कि सिंपल सी बात, सब्जेक्ट होता है यानी कि वाक्य जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी वाक्य को अंग्रेजी में, हिंदी में, वाक्य को इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस कहते हैं। किसी भी वाक्य में, जैसे आपको पहले ही बताए, जिस तरह बिना इंजन का गाड़ी चलाना असंभव है, उसी तरह बिना वर्ब का वाक्य बनना मुश्किल है। ठीक, वही कहता है सब्जेक्ट किस अवस्था में, यानी कि सब्जेक्ट जो है कर्ता किस अवस्था में, या
हमें उस वाक्य की भर्व क्रिया को देखकर, हम जो उस काम को उसमें भर्व जो देखते हैं, देखकर यह पता लगता है कि इसमें कौन सी क्रियाएं हो रही है। कोई भी वाक्य बिना क्या है, भर्व के कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि वाक्य को बनने के लिए, यानी सेंटेंस को बनने के लिए भर्व का होना आवश्यक है। जिस तरह बिना इंजन का गाड़ी चलना क्या है, संभव नहीं है। गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए, इंजन की आवश्यकता होती है। आगे क्या कहता है, भर्व के कुछ उदाहरण जैसे हम लोग देखिए क्या क्या भर्व होता है। जैसे कहता है स्लीप, हेयर, स्लीप मतलब होता है सोना, हेयर मतलब सुनना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, लाफ मतलब हंसना, क्राई मतलब रोना, ड्रिंक मतलब पीना इत्यादि। जितने भी हम अपने जीवन काल में जो सोचते हैं या जो हम अपना कार्य करते हैं, एक्शन अपने शरीर से या जो भी हम सोचते हैं, वह सारे के सारे क्रियाएं हैं, सारे के सारे भर्व है। वो क्या है, सारे के सारे, ये सारे हम अपने शरीर से, बॉडी से कार्य करते हैं ना। सुनना, सोना तो अपने शरीर को, सुनाना बोलते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सारे सारे एक्शन, ये सारे कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इन सारों को, इन सभी चीजों के कार्य करते हैं। जितने भी हम अपने यानी कि बॉडी से या बॉडी से जो भी एक्शन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह कार्य और ये जो हमारे माइंड जो हम सोचते हैं, वो सारे के सारे भर्व है। आगे क्या कहता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदी में इन सब शब्दों के अंत में ना आता है। क्या आता है, ना आता है, जिससे हम हिंदी में क्रिया को पहचानने में आसानी होती है। हिंदी में यदि भर्व को पहचानना हो तो सबके अंत में ना आता है। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जगना, जगाना, पढ़ना, पढ़ाना, जितने भी बातें होगी भर्व को आपको हिंदी में पहचानने के लिए, उसके अंत में ना आता है। लेकिन हर जगह नहीं, कुछ इसमें अपवाद भी है। जैसे पटना, लास्ट में क्या आता है भाई साहब, लास्ट में आता है ना। या पटना कोई क्रिया हो रही है क्या। कारखाना, 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 आईना, कोना, ये सारे के सारे अपवाद है। लेकिन इंग्लिश में उस तरह नहीं होती, परंतु अंग्रेजी में वैसा कुछ नहीं, ना नी की कोई बात नहीं होती। केवल हिंदी में क्रिया को पहचानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ना का प्रयोग करते हैं, ताकि मिथुरी पहचानने में क्या हो जाए, भर्व को आसानी हो जाए, और कोई बात नहीं है। ठीक, ये तो थे भर्व के डिफिनेशन। ये क्या थे, ये थे भर्व के डिफिनेशन हमारे साथ। ठीक, अगली में देखते हैं आगे हम भर्व के कितने प्रकार होते हैं। देखते हैं हम लोग भर्व के कितने प्रकार होते हैं। क्या कहता है, देखिए कहता है टाइप ऑफ वर्ब इन हिंदी, यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं भर्व के। तो क्या कहता है, इंग्लिश ग्रामर में भर्व के बहुत से प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, बहुत से प्रकार हैं, इंग्लिश ग्रामर में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि वाक्य में भर्व के उपयोग के अनुसार भर्व के प्रकारों को बहुत से नाम दिए गए। कहता है भर्व के प्रकारों को बहुत सा नाम दिया गया है। ठीक, किसी भी नाम से इसको बोला जा सकता है, लेकिन परंतु मुख्य रूप से जो है, मुख्य तौर से भर्व दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से भर्व कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक होता है मेन भर्व, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं, और एक होता है हेल्पिंग भर्व, जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करते हैं, मुख्य क्रिया पर और हेल्पिंग, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया पर। समझिए मुख्य क्रिया जो होता है ये घर में मालिक होता है, ठीक, और ये हेल्पिंग वर्ब में सहायता करने वाला एक नौकर की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है, एक नौकर की तरह कार्य करता है। ठीक, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब एक हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक हो सकती है। क्या समझे, किसी भी वाक्य, सिंपल सी बात समझो, किसी भी घर में यदि किसी भी घर में मालिक जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन नौकर एक से अधिक हो सकता है। वही सिचुएशन है यहाँ, किसी भी वाक्य में जो मेन वर्ब हो सकती है वो केवल और केवल कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक हो सकती है। मालिक एक हो सकता है, लेकिन नौकर एक से अधिक हो सकती है। जैसे आपने जहाज वगैरह को देखे होंगे, जहाज में क्या होती है, एक मेन इंजन होता है, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे इंजन 3 4 5 6 लगाए जाते हैं, ताकि मेन इंजन यदि किसी भी स्थिति में खराब हो जाए तो क्या हो, ये सारे छोटे छोटे इंजन जो हेल्पिंग वर्ब वाली यानी सहायता करने वाली है, वो इंजन क्या कर सकती है,
काम कर सकती है इमरजेंसी स्थिति में। तो इसी तरह मेन वर्ब यदि वाक्य में ना हो तो हेल्पिंग वर्ब में ही क्या बन जाता है, सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो वर्ब की क्रिया के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। ऐसे तो ग्रामर में बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन परंतु मुख्य रूप से वर्ब के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे सबसे पहले हम जानेंगे मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को जानेंगे हम लोग। क्या कहता है, कहता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कर्ता द्वारा जो वाक्य में जो सेंटेंस यानी कि जो काम करता है, जो वाक्य में काम करता है, जो वाक्य में क्या करता है, काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं, काम करने वाला। कहता है सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, किसी ना किसी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है वह तो सब्जेक्ट है, और जो कार्य किया जा रहा है वह क्या है, वह मेन वर्ब है। वह क्या है, वर्ब है। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्या है, वह वर्ब है। वही कहता है सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो कार्य शारीरिक हो, शारीरिक से अभी बताया ना, बॉडी से, हम लोग शरीर से कोई काम करते बॉडी से, चाहे वह मानसिक हो, क्या हो, चाहे मानसिक हो, इनको जिन शब्दों से वाक्य में दर्शाया जाता है उन्हें वाक्य की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सिंपल सी बात समझिए, मुख्य क्रिया उसको कहते हैं हमारे शारीरिक यानी बॉडी से या मानसिक से जो भी हम काम करते हैं, यानी जिन शब्दों से वाक्य में दर्शाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक, मेन वर्ब जो होता है हमारे पास वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब दो प्रकार। सबसे पहले हमने जाना कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। कौन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेन वर्ब को देख रहे हैं। अब मेन वर्ब के कह रहे हैं कितने प्रकार, मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं। चलिए आप देखते हैं मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के दो कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रांसटेटिव वर्ब। पहला क्या होता है, पहला होता है ट्रांसटेटिव वर्ब। पहला वर्ब जो होता है वो होता है ट्रांसटेटिव वर्ब, जिसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। कहते हैं वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट कर्म कारक होता है वो ट्रांसटेटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया की। हम आपको और एक डिफरेंस समझाते हैं। कहता है कर्ता द्वारा किए गए कार्य, यानी कर्ता क्या, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं काम करने वाला, तो उसको सब्जेक्ट कहे। किसी भी वाक्य को बनने के लिए हमने अभी आपको बताया कि तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, पहला सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो ऐसा मतलब क्या, सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसको कहते हैं जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है। ठीक, वर्ब जो सेंटेंस में वाक्य में काम हो रहा है, जो वाक्य में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट ये मतलब क्या, कहता है कर्ता द्वारा, कर्ता यानी कि क्या, सब्जेक्ट द्वारा जो काम यानी कर्ता द्वारा जिस पर कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कार चलाता हूं, या मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं, या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। मैं पढ़ाना क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्या पढ़ा रहा हूं, मैं किस पर काम कर रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाने पर कार्य कर रहा हूं। तो यही कहता है कि कर्ता द्वारा, कर्ता जिस पर कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो ठीक ऑब्जेक्ट समझते हैं क्या कहते हैं, सकर्मक, कर्म की बात करते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हिंदी में कर्म या कोई वस्तु होती है। तो किसी भी वाक्य को बनने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, वही वह क्रिया जिसमें साथ ऑब्जेक्ट कर्म कारक होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसटेटिव कहते हैं। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव। अब सकर्मक की बात समझते हैं हम लोग। ट्रांसटेटिव वर्ब किसको कहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसटेटिव वर्ब उसको कहते हैं जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यदि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यदि हम अभी इंग्लिश जो अंग्रेजी जो पढ़ा रहे हैं इसका प्रभाव अंग्रेजी पर कुछ पड़ रहा है क्या। अब जैसे मैं रात में हंसता हूँ, रात पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं आम खाता हूं तो आम पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रही है ना। तो वही कहता है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव
यदि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसको हम लोग ट्रांसटेटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहता है? रवि वेंट टू कॉलेज, रवि कहाँ गया? रवि कॉलेज गया। शी इज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को क्या कर चुका है? पूरा कर रही है। वो क्या कर रही है? वो पूरा कर रही है। हम देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों में वेंट और कंप्लीटिंग शब्द क्रिया है। ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्रिया है। ठीक, ये वर्ब का दूसरा रूप है और ये क्या है? वर्ब का चौथा रूप है। हम वर्ब के फॉर्म पर भी अगले वीडियो में चर्चाएं करेंगे। हम देख रहे हैं क्या इन दोनों वाक्यों में वेंट और कंप्लीटिंग क्या है? वह दोनों शब्द क्रिया है। और कॉलेज और प्रोजेक्ट शब्द ऑब्जेक्ट। कॉलेज और क्या है? कॉलेज और क्या है? ये प्रोजेक्ट है। ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वाक्य में ऑब्जेक्ट है इसीलिए वेंट और कंप्लीटिंग सकर्मक क्रिया है, मतलब ट्रांसटेटिव वर्ब कहलाता है। अब बताइए भाई, हम जो कंप्लीट प्रोजेक्ट किए, जो ये काम किए, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पर पड़ा होगा ना। तो ये इसकी एक और डेफिनेशन होती है, सुन लीजिए। फिर बोले थे, फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यदि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांसटेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसटेटिव वर्ब। ठीक, हमको समझ आ रही कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्ब दो प्रकार के थे, मेन वर्ब दो प्रकार के, एक ट्रांसटेटिव, दूसरा इनट्रांसटेटिव। अब हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। किसको समझते हैं? अब हम अकर्मक क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए समय को ना गवाते हुए हम अकर्मक क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया क्या कहता है? देखिए, कहता है जिस वाक्य में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का उपयोग ना हुआ हो, क्या ना हुआ होगा? कहता है जिस वाक्य में, यानी किसकी एक और डेफिनेशन होती है, आपको समझा दे कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यदि ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं रात में हंसता हूं, भाई रात में हंसने से क्या रात पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या कोई प्रभाव नहीं। कुत्ते दिन में भूखते हैं, कुत्ते रात में भूखते हैं, कोई प्रभाव पड़ रहा है? रात या दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसकी वही होती है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यदि किस पर? ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए हम इसकी डिफिनेशन को कुछ जानते हैं। कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का उपयोग ना हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक, वो ट्रांसटेटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, सी लाफ्स, वह हंसती है, ऑब्जेक्ट है क्या? कुछ नहीं इस वाक्य में। यानी कहा जाए कि यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब क्या है? सकर्मक है कि अकर्मक? ये वर्ब की बात पूछेगा, ये वर्ब सकर्मक है कि अकर्मक? तो आपने कह देगा इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए कौन सी क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्योंकि हम काम किसी ना किसी चीज पर करते हैं ना, काम करने वाले हम होते हैं, आप होते हैं। हम जो कार्य करते हैं वो वर्ब है, लेकिन जिस पर जो हम कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ कोई है क्या वर्ब? कोई वर्ब नहीं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं कहेगा इसमें जो वर्ब है ये ट्रांसटेटिव है या इनट्रांसटेटिव। तो आपने कहेगा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अकर्मक क्रिया यानी कि इनट्रांसटेटिव वर्ब है। आगे कहता है दे हैव गॉन, इसमें भी है क्या? इसमें भी नहीं है। वो जा चुके हैं। वो क्या कर चुके हैं? वे जा चुके हैं। आप देखिए यहाँ ये गॉन और यहाँ लाफ, ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों वर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ क्या? इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए इस तरह की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इनट्रांसटेटिव कहते हैं, एक अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। चलिए हम अगले चलते हैं आगे हम देखते हैं अब हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक मेन वर्ब के दो प्रकार पड़े, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। और अब जो हम पढ़ेंगे वर्ब के दो प्रकार थे, पहला क्या था? मेन वर्ब, और दूसरा क्या था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक, क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कहता है किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस में कि ऐसे शब्द जो उस वाक्य के काल यानी टेंस या उस वाक्य में सब्जेक्ट की क्षमता, अनुमति या संभावना को व्यक्त करने में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की मदद करते हैं, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको किसको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब।
कहते हैं वह, यानी कि सहायक क्रिया उसको कहते हैं किसी भी वाक्य के ऐसे शब्द, किसी वाक्य में ऐसा कुछ शब्द होता है जो उस वाक्य के काल, यानी काल मतलब क्या, टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेंस की बात करते हैं, या उस वाक्य में सब्जेक्ट की क्षमता, यानी कि जो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है उसकी क्षमता या उसकी अनुमति या संभावना को व्यक्त करने के लिए, किसकी व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करने के लिए मुख्य क्रिया, और यह करने के लिए या मुख्य क्रिया को क्या करने के लिए, मदद करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात, आप देखिए एक हम सेंटेंस लिखते हैं, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, वह क्या है, वह एक लड़का है। तो आप समझिए इसमें कीजिएगा सर वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ क्या है, इज है, वर्ब क्या है, इज है। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, कितनी होती है, 24 होती है। तो जब सेंटेंस में मुख्य क्रिया ना होती है तो वहां इस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, उस वाक्य का मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब बनकर उसका क्या करती है, उसमें काम करती है, क्या करती है, काम करती है। मेन वर्ब बनकर वही क्या करती है, काम करती है। अब जैसे देखिए मेन वर्ब की सहायता कब करती है, आपको दिखाते हैं मेन वर्ब की सहायता ये कब करती है। जैसे देखो, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। भाई साहब रीड जो है पढ़ना क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब। आपने देखा हिंदी में ना, तो समझ लीजिए कौन वर्ब, मेन वर्ब। इसकी सहायता करने के लिए कौन आया है, ये आई आया है। आई क्या है, आई हेल्पिंग वर्ब है। आई क्या है, आई हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो वही कहता है कि मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की क्या करने के लिए आता है, मदद करने के लिए आता है। आपको बताए थे जब घर में मालिक नहीं होता है तो यही नौकर क्या करता है, मालिक का काम करता है। आपको ये बताएंगे वैसे कौन कौन से नौकर है जिस पर मालिक क्या करता है, विश्वास करता है। आगे देखिए क्या कहता है, यह भी तो जिस तरह आपने पढ़ा कि मेन वर्ब 2 प्रकार के होती है, उसी तरह यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होती है। पहली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, किसको क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है दूसरा जो होता है वह मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है यह जब सेंटेंस में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों का 3 होता है। पहला होता है डू, बी और हैव। आगे हम इस पर चर्चाएं करेंगे, प्राइमरी पर भी चर्चा करेंगे और मॉडर्न पर भी चर्चाएं करेंगे। ठीक, पहला होता है डू, बी, हैव। ये तीनों जो है ना, अब घर में हमारे पास 24 नौकर है। कितने नौकर है, 24 नौकर है। 24 नौकर यदि हम किसी आपातकाल से या हम किसी भी जगह जा रहे हैं तो घर का कार्यभार किसी ना किसी को देकर जाएंगे। तो हम क्या 24 नौकर है, क्या हमें 24 पर भी विश्वास है कि वो हमें घर को संभाल लेगा, नहीं। उसमें कुछ नौकर खास होंगे जिस पर हमको क्या होगा, विश्वास होगा कि हमारे रहे या ना रहे या फिर भी घर को क्या कर लेगा, संभाल लेगा। तो 3 वर्ब है ऐसे, डू, बी और हैव। ये तीनों क्या करता है, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो यही तीनों मुख्य क्रिया बनकर क्या करता है, सेंटेंस को संभालता है। ठीक, आगे हम तीनों पर चर्चाएं करेंगे। और ये बेचारा जो मॉडल वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब, ये मॉडल जमाने में आजकल विश्वास नहीं किया जाता है। क्या जाता है, क्या मॉडल जमाने में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये तो फिर भी वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में मेन मॉडल वर्ब आता है तो मेन वर्ब मालिक यानी कहता है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और इसके साथ जब भी आता है तो वह मेन वर्ब आता है। कौन आता है, वह मेन वर्ब आता है। कौन आता है, मेन वर्ब आती है। जब भी सेंटेंस में आपने मॉडल वर्ब देखेंगे उसके जस्ट बाद कौन वर्ब, मेन वर्ब, यानी मालिक स्वयं इसके साथ आता है संरक्षण में, या तो इन तीनों को भेजता है। तुम जाओ इसका देख रेख नहीं करो। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, आपने समझ गए होंगे हेल्पिंग वर्ब को भी। चलिए आगे हम आपको हेल्पिंग, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब से आपको हम थोड़ी सी अवगत कराते हैं। क्या कहता है आगे, आगे क्या कहता है देखिए भाई साहब, कहता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, हैविंग, बीन और बीइंग। ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आपने देखा होगा जब किसी वैसे वाक्य में जहां ये केवल यही सब रहता है, यानी कि तीनों, यदि घर में मालिक ना रहे तो ये सब क्या करता है, ये सब घर के कमान को संभालता है और इस पर भी निगाहें रखता है। और लेकिन ये मॉडल वर्ब जो है इस पर मालिक को विश्वास नहीं होता है, पता चला ये सब चोर है। क्या है, चोर है। इसलिए आपने जब भी देखा होगा विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डियर, नीड, यूज्ड टू,
आउट टू, ठीक। इन सारी चीजों पर क्या होता है, इन सब के साथ आपने मेन वर्ब को आते हुए देखा होगा। क्या देखा होगा, मेन वर्ब आते हुए देखा होगा। कभी कि आपने देखा होगा सेल और विल के साथ बी आता है। क्या आता है, बी आता है ना। उसके बाद वुड हुआ, कैन हुआ, कुड हुआ, इन सब के साथ कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सारी क्रियाएं हुई। तो क्या होता है, आगे समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है हेल्पिंग वर्ब को उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या कहता है, सी इज स्टडी, वो पढ़ रही है। आपने भी जस्ट इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले हमने देखी, आपको एक बार फिर एक झलक दिखाते हैं। हेल्पिंग वर्ब की चर्चाएं करते हैं थोड़ी। यहाँ कहा था ना, यहाँ इन्होंने कही थी कि मेन वर्ब की क्या करने के लिए आता है, मदद करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, मदद करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, ये मदद करने के लिए आता है। देखिए भाई साहब, ये मदद करने के लिए आया है ना, इसकी मदद करने के लिए आया है ये, ठीक। इसकी सहायता इन्हीं की सेंटेंस में जोर ना पड़े, इन्हीं चीजों के लिए ये क्या क्या है, मदद करने के लिए आया। सी वाज स्टडीइंग, वो पढ़ रही थी। आगे कहता है सी विल बी, आपने भी जस्ट हम समझाए, ये मॉडल वर्ब है। इस पर मालिक को क्या होता है, विश्वास नहीं होता। साथ में इसको क्या भेजता है, साथ में मेन वर्ब आता है, मालिक रहता है साथ में। मेन वर्ब ना रहे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ऐसे वर्ब है जो क्या करता है, इन सब का साथ आकर क्या करता है, इसकी देख रेख करता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज की वर्ब की क्लास को बड़े अच्छे से समझा होगा, ठीक। आपने यदि कॉपी में नहीं लिखे होंगे तो आप फटाफट आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या कीजिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी में नोट कीजिए। क्योंकि हमारे पास डिजिटल जमाने में सारे के सारे चीजें हैं, लेकिन इसको हमें कॉपी में उतारनी। जब तक आप कॉपी में नहीं नोट करेंगे, नोटबुक में नोट नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई है, ठीक। हम आशा करते हैं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला का भी लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक। सबको कॉपी में नोट कीजिएगा, लेते जाइए आप स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने सभी की स्क्रीनशॉट ले ली होंगे। ये आज वर्ब की क्लास थी। अगली वीडियो में हम आपके साथ लेकर जो आएंगे, वर्ब के फॉर्म को याद कर ट्रिक के साथ आपके साथ लेकर हम अगली वीडियो में आ रहे हैं। उसके बाद हम वर्ब जब पढ़ लेंगे, वर्ब के फॉर्म पढ़ लेंगे, तब हम आपके बीच फिर लेकर आएंगे वॉइस नरेशन, इसी तरह के सेंटेंस है। नरेशन जिसको पढ़नी है, आप इसी चैनल पर नरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, टेंस भी पढ़ा है। जाकर आप चैनल को क्या कीजिए, विजिट कीजिए और देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।